अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में सिंध सेल टैक्स ऑफिसर की प्रिपरेशन के लिए एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस रखी हुई हैं जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन, लेजर्स वगैरह है, जिसकी आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देख सकते हैं, और आप चैनल को विज़िट करके जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में एक हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके एमसीक्यूज मैंने खुद काफ़ी टेस्ट में फेल किए हैं। अगर इन कॉन्सेप्ट्स के आपको क्लियर आइडियाज़ ना हो तो आप जो है वो हो सकता है कि सही आंसर ना कर पाए। तो आज की इस वीडियो में मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको इस तरीके से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स समझाए जाए ताकि आप कभी भी उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अगर हम एमसीक्यूज वाइज चलेंगे तो हम जो चंद एमसीक्यूज कवर करेंगे जस्ट उनके ही आपको आंसर पता चलेंगे। लेकिन जब आप अपना माइंड क्लियर करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, तो आप जो है कोई भी एमसीक्यूज, एनालिटिकल एमसीक्यूज ही क्यों ना आ जाए, इन टॉपिक से रिलेटेड आप उसको सही से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे और एंड में इसकी हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द बेसिक आइडियाज एंड अजम्पशंस दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये ऐसे तसव्वुरात हैं, बुनियादी तसव्वुरात या नजरियात हम इसको कह सकते हैं, जिन पर सारी अकाउंटिंग की बुनियाद रखी जाती है। जिससे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है और एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। ऐसे बहुत से ही कॉन्सेप्ट्स हैं जो अकाउंटिंग में यूज़ किए जाते हैं, या बुनियादी नज़रियात हम कहें कि अकाउंटिंग में यूज़ किए जाते हैं। Concepts, theoretical assumptions are belief about how accounting should be viewed. Principles. Accounting principles क्या है? Practical rules for applying those assumptions in preparing the financial statement. तो इन accounting concepts पे बेस पे क्या होता है? accounting principles होते हैं इन practical। ये theoretical foundation होते हैं concepts के why, और principles जो होते हैं ये practical application होती है accounting की, और ये हमें अमली रहनुमाई फरमाते हैं कि कैसे हम accounting जो है applicable करेंगे इन practical field में। सबसे पहले जो हम कॉन्सेप्ट्स का जिक्र किया, जैसे मैंने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है? बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम द ओनर। बिजनेस जो है वो ट्रीट किया जाएगा सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। मीन्स के जो भी बिजनेस डीलिंग्स है उसको किसी भी ओनर के पर्सनल डीलिंग्स के साथ जो है मिलाया नहीं जाएगा। बिजनेस डीलिंग्स होगी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगी तो वो बिजनेस में ही रिकॉर्ड होंगी, और ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस, ओनर की पर्सनल जो भी चीज़ें होंगी वो पर्सनली रिकॉर्ड की जाएंगी। और इसके बेस पे जो प्रिंसिपल बनाया गया है, सिंस द बिजनेस इज सेपरेट, ऑल इट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज क्लियरली एंड सेपरेटली फ्रॉम द ओनर्स पर्सनल अफेयर्स। तो ये हमें चीज़ बताती है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से हमारा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट निकला है, जिसके बेस पे हमें ये करना है कि फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है बिजनेस की, और उसको सेपरेट रखना है उसके ओनर के पर्सनल अफेयर से। ये देखिए, जैसे बिजनेस का रिकॉर्ड है तो उसकी अलग मेंटेनेंस होगी, ओनर का अपना पर्सनल रिकॉर्ड है उसकी अलग में। कभी भी ये एक बुक में या एक समझें कि उसमें मिक्स नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो हर ट्रांजैक्शन के क्या होते हैं? दो इफेक्ट्स होते हैं। इसमें जो है हमारे पास ड्यूअल एंट्री प्रिंसिपल सिस्टम आ गए। बेसिस फॉर द डबल एंट्री बुक कीपिंग, एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट। कि इसमें क्या होता है कि हर जो ट्रांजैक्शन है वो दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी, एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। ड्यूअल एंट्री कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हमें जो है जो भी रिकॉर्ड होगी उसके दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, उनकी इक्वल जो है एंट्री होगी डेबिट एंड क्रेडिट की। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न्स कॉन्सेप्ट। बिजनेस विल कंटिन्यू इन द फोरसेबल फ्यूचर। जो बिजनेस हमारा है क्या होगा? वो कंटिन्यू रहेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि बिजनेस जल्दी खत्म होने वाला है, उसका इनडेफिनेट फ्यूचर होगा जो हमें नहीं पता। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट बिकॉज द बिजनेस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू द लिक्विडेशन सून। अब इन दोनों गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हम जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है, रिकॉर्डिंग एसेट्स एट देयर
एक्विजिशन कॉस्ट एंड मेजरिंग देम सब्सिक्वेंटली बेस्ड ऑन द कॉस्ट, कि हम जो भी एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे उसको अपनी ओरिजिनल हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। लाइक आपने 2005 में कोई बिल्डिंग खरीदी है जिसकी वैल्यू है $50,000, अभी वो करंट ईयर उसकी मार्केट रेट $80,000 है, लेकिन आपकी जो रिकॉर्डिंग होगी उसकी एसेट की वो 50,000 ही है। उसके बाद हमारे पास आता है रियलाइजेशन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू व्हेन इट इज अर्न्ड एंड एक्सपेंस व्हेन दे आर इंकर्ड नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। तो ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हम जो अपने रेवेन्यू, अपनी जो आमदनी है और एक्सपेंसेस, जो हमारे खर्चे हैं, वो कब रिकग्नाइज करेंगे, जब वो हो जाते हैं। भले हमें कैश रिसीव या पे नहीं किया हो, लेकिन अगर खर्चा हुआ है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, और अगर हमारी आमदनी हुई है तो हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे, भले उसकी हमें एक्चुअल कैश रिसीव हुई हो या ना हो। तो इसका दूसरा ही कॉन्सेप्ट है एक्चुअल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर नॉट व्हेन कैश इज एक्सचेंज। तो इसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि आपने चीज़ रिकॉर्ड करनी है जब वो अकर हो जाए। अगर आपने फॉर सपोज सेल की है, किसी को उधार पे सामान बेचा है, तो उसने अभी तक आपको पैसे नहीं दिए, लेकिन ये आपकी इनकम हो चुकी है, तो इसलिए हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। और इससे ही अगेंस्ट जो आता है कैश बेसिस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रिसीव्ड एंड एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन पेड। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अपोजिट होता है कैश बेसिस अकाउंटिंग, जिसमें हम जो है रेवेन्यू और जो एक्सपेंसेस तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हम उनकी एक्चुअल पेमेंट करते हैं। तो इस रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड एक्चुअल कॉन्सेप्ट के बेस पे हमारा रेवेन्यू प्रोवाइड्स द रूल फॉर द रिकग्नाइजेशन इनकम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये एक कॉन्सेप्ट ही है बजाते खुद और एक प्रिंसिपल भी है। देन हमारे पास आ जाता है अकाउंटिंग पीरियड का। लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू द इक्वल पीरियड्स फॉर रिपोर्टिंग। तो अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि जब भी आपने अकाउंटिंग करनी है तो उसका एक कोई स्पेसिफाइड पीरियड होना चाहिए। फॉर सपोज 1 साल, 1 महीना, 3 मंथ, 6 मंथ। तो ये हमारे पास एक पीरियड है कि हम हर साल बाद अकाउंटिंग को रिवाइज करेंगे, देखेंगे, बैलेंस शीट, अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, हर 3 मंथ बाद बनाएंगे या हर 6 मंथ बाद बनाएंगे। तो हमारा एक पीरियड हो जो इक्वली डिवाइडेड हो। उसके बेस पे जो है हमारा इस अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में मैचिंग प्रिंसिपल बना है। इंश्योर्स द इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी मेड विद द रिलेटेड रेवेन्यूज। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं और रेवेन्यू है वो उसी पीरियड के साथ मैच होने चाहिए जिसके लिए आपने इनकम अर्न किए, या जिसके आपके एक्सपेंसेस हैं वो उसी पीरियड के साथ मैच होने चाहिए और आपकी इनकम भी उसी पीरियड के साथ मैच होनी चाहिए। Income and expenses must be recorded in the correct accounting period to measure the true performance। तो अब यही है कि हम इसमें देखते हैं कि उसी करंट अकाउंटिंग पीरियड में हमें करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में, लाइक आपने कोई सेल की जिसके पैसे आपको 6 महीने बाद मिलने हैं, लेकिन जब 6 महीने बाद आप रिकॉर्ड करेंगे तो वो उसको उस मंथ की सेल नहीं रिकॉर्ड करेंगे। वो आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, वो जिस मंथ आपकी सेल हुई थी। तो इनकम फॉर सपोज यहाँ पर एग्जाम इनकम ऑफ अ मई मस्ट बी मेड विद द एक्सपेंसेस ऑफ अ मई। जो भी एक्सपेंसेस हुए वो हम उधर ही रिकॉर्ड करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, यूजिंग द सेम अकाउंटिंग मेथड कंसिस्टेंटली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। तो अकाउंटिंग में डिफरेंट मेथड्स होते हैं डीलिंग, लाइक जैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग में फीफो एंड लिफो मेथड्स आ गए। हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है, डबल डिक्लाइन बैलेंस, सम ऑफ डिजिट मेथड है। तो ये आपने कोई एक स्टैंडर्ड स्टार्ट किया है, आपने कोई एक मेथड यूज किया है, तो आपने हर पीरियड में वही मेथड यूज करना है, ना कि उसको बार बार चेंज करना है, एक्सेप्ट आपको कोई इंतहाई कोई बड़ी कोई प्रॉब्लम ना आई हो, अदरवाइज आपने जो है बार बार वो चेंज नहीं करना। तो यही कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट भी है और इसी को ही हम एज अ प्रिंसिपल यूज करते हैं कि कोई भी मेथड वो है एक बार सिलेक्ट करना है और उसको फिर थ्रू आउट द बिजनेस साइकिल, जो हमारी बिजनेस लाइफ, उसमें बार बार वही रिपीट करना है, हालांकि चेंज नहीं करना। लाइक एक कंपनी है वो पहले फिफो मेथड यूज़ करती है और आपने अगले साल वेटेड एवरेज मेथड यूज़ किया, तो अब ये आपके बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने मेथड्स चेंज किया, आपने अपने फ़ायदे के लिए पहले फिफो मेथड यूज़ किया। फिफो कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड
WAM कहते हैं, वेटेड एवरेज मेथड को। अगर इसकी डिटेल आपको पता नहीं तो इनका थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर ले, वरना आगे मैं इनको अच्छे से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इनको भी डिटेल में डिस्कस करूँगा। देन नेक्स्ट हमारा जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, ठीक है, और उसके साथ साथ जो प्रिंसिपल बना है वो है मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग स्टेबल करेंसी एज अ मेजरिंग यूनिट। तो अब जैसे हमने मेथड्स का कहा कि सेम हो, ऐसे ही जो मेजरिंग यूनिट होगा मनी का वो सेम होगा। आप ऐसे नहीं करेंगे कि एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे डॉलर में, फिर दूसरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे PKR रुपीज़ में, फिर तीसरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे सऊदी रियाल में। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो यूनिट है वो डिफरेंट है। $1 बराबर नहीं है ₹1 ऑफ पाकिस्तान के, ₹1 ऑफ पाकिस्तान बराबर नहीं है एक सऊदी रियाल के। तो अब आप ये ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते क्योंकि यूनिट्स जो है मॉनेटरी यूनिट डिफरेंट है। अगर आप PKR में कर रहे हैं तो आपकी पूरी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस PKR में होगी। अगर आप डॉलर्स में डीलिंग कर रहे हैं तो आपकी पूरी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस डॉलर में होगी। देन हमारे पास आ जाता है कन्वर्टिज्म प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। बताता है एंटीसिपेटेड नॉट फॉर प्रॉफिट बट प्रोवाइडेड फॉर ऑल पॉसिबल लॉस। तो इस प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का मकसद ये है, कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट का मकसद ये है कि आपने जो है रिकॉग्नाइज करने हैं लॉसेस एज सुन एज दे बिकम प्रोबेबल बट रिकॉग्नाइज अगेंस्ट ओनली व्हेन रियलाइज। कि इसकी तो इस प्रूडेंस का मकसद ही ये है कि हमें विजडम केयरफुलनेस के साथ चलना है। तो जब भी हमें कोई लॉस होगा तो हम उससे जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड करेंगे या उसके लिए कुछ न कुछ हम जो है लाए अमल तय करेंगे। लेकिन जब हमें प्रॉफिट होना नज़र आएगा तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक हमें वो एक्चुअल मिल नहीं जाता। तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हमें केयरफुलनेसली, हमें विजडमली जो है काम करना है। और जब भी हम देखेंगे कि हमें कोई लॉस हो रहा है तो उसके लिए हम लाए अमल तय करेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि फ्यूचर में हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जब तक वो प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं आता तब तक हम उसको प्रॉफिट कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर सपोज एक फैक्ट्री है जिसका कोर्ट में केस चल रहा है। अब अगर वो जो है केस हार जाते हैं, अगर वो केस का जो फैसला है इनके अगेंस्ट आ जाता है तो उनको फॉर सपोज 1 करोड़ रुपए पेनल्टी लगेगी। तो जो बिजनेस हैं, जो कंपनी के ओनर्स हैं, उनको मेंटली प्रिपेयर रहना है या उनको मेंटली ये सोच के रखना है कि अगर ये पेनल्टी हम पे लग गई तो हम वो 1 करोड़ जो उसका फैसला है अगर हमारे अगेंस्ट आ गया तो वो 1 करोड़ हम कहाँ से लाएंगे। अगर वो ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, एट द टाइम किसी भी कंपनी से 1 करोड़ या हम कहें कि ह्यूज अगर कोई पेनल्टी लग जाए, अगर उसके लिए हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली कंपनी जो है वो लॉस फेस करने के बाद हो सकता है कि लिक्विडेशन की तरफ चली जाए। हो सकता है कि उसको ज़्यादा जितना लॉस हुआ है और फ्यूचर में उस लॉस को रिकवर करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं थी और ज़्यादा लॉसेज हों। तो इसीलिए हमें कन्वर्टिज्म प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें विजडमली केयरफुलनेसली चलना है। प्रॉफिट नज़र आए तो उसको तब तक रिकॉर्ड नहीं करना जब तक हमारे हाथ में आ जाए। अगर हमें लॉसेस नज़र आते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एंटिसिपेट करना है, कुछ ना कुछ हमें प्रिकॉशनरी एक्शंस लेने हैं ताकि हमें कम से कम नुकसान हो। तो इसके साथ दूसरा जो है इसी कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट से या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस से निकला है मटीरियलिटी। द सिग्निफिकेंस इंफॉर्मेशन इज इन्फ्लुएंसिंग द जजमेंट ऑफ यूजर। कि आपको जो अपनी प्रेजेंटेशन करनी है, अगर आपने उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जो मटीरियल है जिसकी वजह से किसी का भी माइंड चेंज हो सकता है डिसीशंस लेने में, आपने वो मटेरियल स्टेटमेंट्स नहीं डाली तो आप जो है समझे कि धोखा कर रहे हैं, आप नुकसान कर रहे हैं दूसरों का। और ये अकाउंटिंग में जो है एक हम कहें कि ब्लेंडर है। जैसे फॉर सपोज एक कंपनी है जिसका 5 करोड़ का स्टॉक है और दूसरी कंपनी है जिसका स्टॉक ही 25,000 का है। अब दोनों को डैमेज होता है 5,000 का। जो 5 करोड़ वाली कंपनी है उसको भी 5,000 का होता है और जो 25,000 वाली कंपनी है उसको भी 5,000 का डैमेज होता है। अगर ये 25,000 वाली कंपनी ये 5,000 का डैमेज अपने इन्वेस्टर्स को, अपने पार्टनर्स को शेयर नहीं करती तो ये क्या, ये इसके लिए मटीरियल है। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें डिस्क्लोज करनी है, क्योंकि ये जो लॉस है वो 20% ऑफ द टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए है।
लेकिन यही 5,000 का डैमेज अगर इस 5 करोड़ वाली कंपनी को होता है तो ये क्या, ये इसकी 0.01% के भी बराबर है। तो ये एक नहीं है, ये हम कह रहे हैं कि 4,95,00,000 इस नियर बाय इक्वल टू द 5 करोड़, तो ये इतना फर्क नहीं पड़ता। तो हर वो इंफॉर्मेशन, ये कंसेप्ट हमें बताता है कि हर वो इंफॉर्मेशन जो डिसीजन के की बेस पे, डिसीजन पे फर्क पड़े तो उसको आपने ज़रूर रिकॉर्ड करना है। तो ये सारे जो भी हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े, कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया, वो बुनियादी नज़रियात जिस पे प्रिंसिपल्स बने हैं, जिनको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं अकाउंटिंग पे। तो ये सारे हैं, अगर आपने ये पिक्चर कैप्चर कर ली, अगर आपने ये नज़रियात अपने माइंड में बिठा लिए, तो इनसे रिलेटेड कोई भी MCQs आए, अभी हम चलते हैं आगे MCQs की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस टॉपिक्स में से किस टाइप के MCQs आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखें, ये फर्स्ट MCQs आ गए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अगर आपने एक्रूअल कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आप नीचे ऑप्शन देख के ही पता लगा लेंगे कि कौन सा है। ऑप्शन ए, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड। तो ये हमारा जो ऑप्शन ए है, ये किससे रिलेट करता है, ये हमारा कैश बेसिस अकाउंटिंग से रिलेट करता है कि जब कैश रिसीव और पे होगा तब हम रिकॉर्ड करेंगे। ऑप्शन बी है हमारा, ओनली कैपिटल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी है हमारा, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न्ड आर इनकर्ड रिगार्डलेसली ऑफ कैश फ्लोज। तो ये जो ऑप्शन सी है ये सही, ये हमें क्या कहता है, ऑप्शन सी कह रहा है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करना है, जब वो रेवेन्यू अर्न हो रहा है या एक्सपेंस इनकर्ड हो रहा है, कैश फ्लो हो ना हो। तो यही जो कॉन्सेप्ट है वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। देन हमारा नेक्स्ट MCQs आया है, इफ अ कंपनी चेंजेस इट्स डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज प्राइमली अफेक्टेड। अब ये देखें ना, किस भी कॉन्सेप्ट को लेकर आपके MCQs आ सकते हैं। अगर आपने पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं तो आपने ऑप्शन गैस कर लिया होगा कि कौन सा इसमें, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। क्योंकि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि हमें अगर कोई भी मेथड सेलेक्ट किया है तो उसको पीरियड टू पीरियड कैरी आउट करना है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न का एसेट आर रिकॉर्डेड एट, तो इसका जो ऑप्शन सी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रिकॉर्डिंग द डाउटफुल डेट्स इन द अकाउंट्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो डाउटफुल डेट्स, ये डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं कि आपने कोई चीज़ बेची, किसी को सेल की और आपने पैसे रिसीव करने हैं, तो वो जो है बंदा आपको अब पैसे नहीं दे रहा। ऐसे आपके बहुत से कस्टमर्स होंगे, क्योंकि ये बिज़नेस में होता रहता है, कुछ ऐसे लोग लग जाते हैं जो हमें रीपे करने में बहुत मुश्किलात करते हैं, या बैंक ने किसी को लोन दिया वो पे नहीं कर पा रहा, तो इन सारी चीज़ों को हम डाउटफुल डेट्स, अब आपको पता चल गया कि वो पैसे रिकवर नहीं होने, तो आपको तो बिज़नेस में उनको एंटिसिपेट करना है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस है, कन्वर्टिज्म, यही बात बताता है कि जब आपको नज़र आए कि आपको लॉसेस होने हैं तो उसके लिए आपने कुछ ना कुछ एक्शंस या प्लानिंग लेनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट हमारा, विच कॉन्सेप्ट इंश्योर दैट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ अ बिजनेस आर रिपोर्टेड फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन सच एज ईयर। तो इसका जो ऑप्शन सी है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के आपके जो है बिजनेस की अकाउंटिंग की जो लाइफ साइकिल होगी वो इक्वल पीरियड में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, इक्वल ड्यूरेशन में आइदर वो क्वार्टर हो, आइदर वो मंथ हो, आइदर वो 6 मंथ हो या ईयर हो। तो आपने जब भी अकाउंटिंग करनी है आप जो है उसको इक्वल पीरियड में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, अंडरलाइनिंग द मैचिंग प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। Expenses are recorded when paid irrespective of revenue. Revenue and related expense must be recognized in the same period. तो इसका जो ऑप्शन बी है वही करेक्ट है कि मैचिंग प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं वो सेम पीरियड में होने चाहिए, सेम पीरियड में उनको रिकॉर्ड करना, उनको रिकग्नाइज करना लाजमी है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल प्राइमरली सर्व विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। तो कौन से पर्पसेस के लिए हमारा जो फुल डिस्क्लोजर, टू इंश्योर द ऑल मटेरियल फैक्ट्स आर प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू रिड्यूस द अकाउंटिंग वर्कलोड, टू रिकॉर्ड द ऑल ट्रांजैक्शन एट, टू रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट ओनली व्हेन रियलाइज।
तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए करेक्ट, टू इंश्योर द ऑल मटेरियल फैक्ट्स आर प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि आपने हर इंफॉर्मेशन पूरी डिस्क्लोज करनी है। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ कंपनी वैल्यूज इन्वेंट्री एट कॉस्ट और नेट रियलाइज वैल्यू विच एवर इज लोअर, दिस ट्रीटमेंट ऑफ फ्लोज विच प्रिंसिपल। तो ये भी जो है हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल्स को मैच करता है। ये जो आंसर बी है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच कॉन्सेप्ट इज वायोलेटेड इफ द ओनर्स पर्सनल व्हीकल इज रिकॉर्डेड एज द बिजनेस एसेट्स। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट वायोलेट होगा अगर हम ओनर की जो है व्हीकल को रिकॉर्ड कर लें एज अ बिजनेस एसेट, उसका बिजनेस एसेट। तो ये जो हमारा ऑप्शन डी है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और मज़ीद अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं किस टॉपिक्स के आपके लिए वीडियोस बनाएं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें जो जिनके लिए आप ये समझते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है। तो मज़ीद ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जो भी आने वाली नई वीडियो वो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।